हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स जो आपके घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज़ वॉल्यूम आते हैं टोटल 8 2023 के एडिशन से हमने तैयार किए हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ये आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, और साथ ही साथ आरओ की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो आपका 22 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर घटना चक्र के जो 8 वॉल्यूम आते हैं, इनके हमने लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करा दिए थे और सबकी क्लासेस भी आ चुकी थी। और कल ही हमारे ये इंडियन इकोनॉमी के नोट्स भी तैयार होके कंप्लीट हो चुके थे और पीडीएफ भी आप लोगों ने परचेस भी की। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि क्या सर ये केवल पीडीएफ मिलेगी, इसकी क्लासेस नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है, जितने भी नोट्स हमने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फिर चाहे वो हिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस हो, एनवायरनमेंट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे के सारे कवर कराए गए नोट्स के द्वारा भी और क्लासेस करा के भी। क्योंकि नोट्स केवल दे देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य यह भी है कि आप लोगों को जब क्लास कराई जाए उन नोट्स के बारे में जो कनेक्टिविटी है वो भी चीज़ें इम्पैक्ट दी जाए और साथ ही साथ उसकी क्लासेस से आप ईजिली चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो उसी तरीके से अब हम लोग आज जो आप इसमें देख रहे हो इंडियन इकोनॉमी का घटनाचक्र पूर्वालोकन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं जो कि कल ही आ चुके हैं। और अगर आप इनकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 8527594636 इस पर आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। वहाँ पर सभी शॉर्ट नोट्स की आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी को यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में और आरओ में जो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे बेसिक और कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली किसी एक किताब में नहीं मिलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, आप या तो इकोनॉमी की 2-3 किताब पढ़ो या फिर आप छोड़ देते हो। और फिर वो जब प्रश्न आते हैं जैसे योजना, बुक्स और वक्र और बेसिक कॉन्सेप्ट, वो फिर इस वजह से आपके ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है घटना चक्र को रिवाइज करना, और जिसमें पहला चैप्टर आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो यहाँ पूछा जा रहा है पहला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अगर विद्यमान होते हैं तो वो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसका उदाहरण होता है इंडिया। जैसे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से जानी जाती है। एक होती है आपकी उदारवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें उदारवादी अर्थव्यवस्था की, दोस्तों किसकी बात करें? उदारवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सामान्यतः जो शक्ति होती है, यानी बाजार की जो शक्ति होती है, मांग और आपूर्ति, इनके आधार पे ये अर्थव्यवस्था संचालित होती है, जिसमें सरकार की भूमिका नगण्य होती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है। और दूसरी एक हमारी व्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। सरकार तय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में होगा और किस आयु वर्ग के लिए होगा। लेकिन इन दोनों से अलग हटते हुए, इन दोनों के मिश्रित स्वरूप को ग्रहण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें बाजारवादी शक्तियों की तो डिमांड चलती है, मतलब मांग और शक्ति, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर सरकार यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी काम करती है। तो इसीलिए ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत में सबसे अधिक लेबर क्लास है आज भी, 60% एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, यानी वाइट कॉलर जॉब जो होती है, जो ऑफिस में बैठ के केवल आदेश देने वाली होती है, उस प्रकार की सर्विसेज हमारे यहाँ बहुत कम है। बहुत एजुकेशन का स्तर अभी हमारे यहाँ बहुत स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ श्रम की अधिकता होने की वजह से हम श्रम आधिक्य वाली जनसंख्या या श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके बाद अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छा, अब यहाँ पे विकसित के बारे में बात करें, जैसे अर्थव्यवस्था के और भी स्वरूप होते हैं। अभी तो हमने देखा उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण है। जैसे अगर उत्पादन के संसाधनों पर बाजार का नियंत्रण है, यानी मांग और आपूर्ति करने वालों का नियंत्रण है, तो वो व्यवस्था होगी उदारवादी। अगर उत्पादन करने के जो संसाधन है, कल कारखाने, रॉ मटेरियल, कच्चा उत्पादन, इस पर अगर सरकार का नियंत्रण है तो समाजवादी हो गया। और अगर दोनों का मिला जुला रूप है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन इसी प्रकार से डेवलपमेंट के आधार पर भी, जैसे अल्प विकसित, विकसित और विकासशील,
ये 3 कैटेगरी होती है। विकसित जो देश होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं और बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम होती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, संसाधनों का दोहन बहुत अच्छा हो चुका होता है। जैसे आपके अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप के जो देश हैं महत्वपूर्ण रूप से। साथ ही साथ दूसरा आता है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसमें पर कैपिटा इनकम ठीक होती है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को पूरा नहीं करती है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन होते हैं लेकिन बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते। संसाधनों का मतलब सदुपयोग हो रहा है लेकिन अभी भी संभावना है कि हम संसाधनों को और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था आती है जिसे हम लोग कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है, जिसकी क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं PCI, ये बहुत कम होती है। कहने में तो होता है एक व्यक्ति औसतन एक साल में हो सकता है 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 कमाता होगा। जैसे अगर भारत की बात करें तो कई बार आपने पढ़ा होगा 1,97,000 रुपये पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की हो चुकी है भारत की। फिर यहाँ पर देखेंगे अल्प विकसित में निम्न जीवन स्तर, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी की उनकी जो है कि लाइफ नहीं होती है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, इतनी अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जाती है कि वहाँ पर संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्वालिटी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और बेरोजगारी और अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, यानी बेरोजगारी मैक्सिमम टाइम रहती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रोजगार मिलता है लेकिन वो अल्प रोजगार होता है कुछ समय वाला। और कृषि क्षेत्र का इसमें आधिक्य होता है। जब भी अर्थव्यवस्था अगर शुरुआती दौर में यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, तो नो डाउट वहाँ पे एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर का रोल आपका कम होता है। जैसे भारत को अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट वो किस पे बाउंस कर गया, जंप कर गया, सर्विस सेक्टर में कर गया। जबकि पैटर्न क्या है कि कोई भी देश को पहले अगर बढ़ना तो एग्रीकल्चर पे आके डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर आपको सर्विसेज पे करना चाहिए, तब एक बेहतर स्थिति में आप विकसित अवस्था में पहुंचोगे। भारत ने क्या किया, एग्रीकल्चर तो था ही, कृषि प्रधान देश था, और उसके बाद डायरेक्ट जो है कि सर्विस सेक्टर की तरफ चला गया, इंडस्ट्री सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का ज़्यादा आधिपत्य होता है और पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, यानी कि जो कैपिटल वैल्यूएशन होती है, अर्थात जो मनी वैल्यूएशन होती है, ये बहुत ही कम स्तर का होता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे लिख रहा है कि कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखती हैं कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है या फिर एडवांस लेवल पर विकसित अर्थव्यवस्था है। लेकिन प्रश्न में ही ये पूछा गया कि विकासशील श्रेणी की, तो जाहिर सी बात है कि अल्प विकसित वालों से तो बेहतर स्थिति होगी, लेकिन विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, यूरोप के जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इनसे तो हमारी कैटेगरी थोड़ी सी लो होगी, डाउन होगी। तो जैसे इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी। सबसे पहले कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में दिखाई जाएगी, जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, दिखाई जाएगी। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता होगी, यानी ह्यूमन जो कैपिटल है वो निम्न क्वालिटी की है, अर्थात व्यक्ति हमारे यहाँ एजुकेटेड भी है, हेल्थ की व्यवस्था भी है, बिजली, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, लेकिन अच्छी क्वालिटी में नहीं है। और आप देख सकते हो आज भी जितने गवर्नमेंट स्कूल देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लो, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है आज भी। और औद्योगिक रूप से आज भी हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जंप लगा दी थी सर्विस सेक्टर में। और जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हो रही है। हालांकि यूएनओ के संगठन के द्वारा भी आंकड़े दे दिए गए हैं कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है नवंबर 2023 में ही, और निम्न प्रति व्यक्ति आय भी है। अब आप कहोगे सर ये सारी व्यवस्थाएं तो हमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में भी दिख रही है, विकासशील में क्यों आप मान रहे हो? तो मैंने क्या कहा, ये सारी व्यवस्थाएं आपको अल्प विकसित में भी मिलेंगी और विकासशील में भी मिलेंगी, परंतु अंतर इतना आएगा कि अल्प विकसित में ये ज़्यादा खराब स्थिति में है और हमारा भारत ये छोटे छोटे अफ्रीकी देशों की तरह भुखमरी की स्थिति में नहीं है। हमारा भारत उनसे काफ़ी अच्छी स्थिति में, यानी हम विकासशील देश की स्थिति में हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी अगला पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी और सारे टॉपिक्स यहाँ से समझ में आ रहे होंगे जो इकोनॉमिक्स के बेसिक स्तर पे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इतनी नीट एंड क्लीन तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया कि आप इजीली इसके प्रिंट आउट को निकाल के PDF लेकर
बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स को छोड़ के, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स की योजनाओं को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने प्रश्न आते हैं ना इकोनॉमिक्स के, वो सारे करंट अफेयर्स की जगह मतलब घटना चक्र से कवर हो जाएंगे और उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पसंद आ रहे होंगे नोट्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। इसी तरीके के कंटेंट्स आपको मिलते रहते हैं और लगातार मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो व्यक्ति और राज्य के हितों की सुरक्षा करता है। कहने का मतलब हो गया कि जो विकास का जो भारतीय मॉडल है वो कैसा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बना के कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात करता है, यानी जनता का तो कल्याण होना ही चाहिए, साथ ही साथ राज्य की शक्तियों का जो है कि नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाजार की शक्तियां हम पर हावी हो जाए और इसकी वजह से गरीब व्यक्ति का भला ना हो पाए। इसीलिए राज्य ही रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूप में रहता है, एक नियामक संस्था के रूप में रहता है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाओं की देखरेख राज्य सरकार के अधीन होती है ताकि गरीबों का भी कल्याण किया जा सके। अब यहाँ पे अगले पॉइंट को देखते हैं कि सरकार के सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग, तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि सरकार ने जो सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म जब किया था, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जब आपकी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया था 1991 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए, तो तेल के क्षेत्र में सुधार किया गया, ऑयल रिफाइनरीज के सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में भी सुधार किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में भी सुधार किया गया और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था। तो ये एक बेसिक चैप्टर था जो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप से संबंधित था, जिससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है या विकासशील है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ से बार बार रिपीट की जाती हैं। अब हम अपने सेकंड चैप्टर पे चलेंगे जो कि आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड है, और इसको मैं आपको करा भी रहा था इकोनॉमिक प्री प्लस मेंस यानी तपस्या नोट्स के माध्यम से, लेकिन टाइम न मिलने के कारण ही अभी उन क्लास को नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्लासेस नहीं आएंगी, मैं पूरी भरसक कोशिश करता हूँ कि रोज़ सुबह उस क्लास को ला दूँ, लेकिन ला नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एथिक्स का जीएस पेपर 4 के नोट्स में मैं व्यस्त हूँ। लगभग 1 से 2 दिन का और काम रह गया, बाकी सारी यूनिट्स के नोट्स बन चुके हैं एथिक्स में। जैसी वो पब्लिक हो जाएगी आप सभी के लिए, उसके बाद वो सारी क्लासेज आ जाएंगी, जैसे ज्योग्राफी मेंस की बची हुई है 3 क्लासेज, फिर इकोनॉमी चलेगी, ऐसे ही एनवायरनमेंट वगैरह सारी चीज़ें। टॉपिक पे दोबारा आते हैं, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, पद की बात करें अगर हम, पद राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं, निरूपित करता है राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, यानी कि किसी देश की नेशनल इनकम किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, इन सभी पैटर्न को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सिंपल सी बात अगर मैं बता दूं नेशनल इनकम किसे कहते हैं दोस्तों, तो एक वित्तीय वर्ष में अंतिम गुड्स और सर्विसेज का जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य जो मार्केट में बेचने वाला होता है, उनके योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने एक नोटबुक तैयार की और उसकी प्राइस मैंने 25 रुपये रख दी है, ठीक है, और ये 25 रुपये जो सेलिंग प्राइस है, और साथ में एक मैंने पेन बनाया जिसकी सेलिंग प्राइस मैंने 20 रुपीज़ रख दी है, तो हमारी जो नेशनल इनकम होगी 1 साल की कितनी हो जाएगी, 45 रुपये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 25 रुपये जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है जिस पे मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूँ, या 20 रुपये अंतिम मौद्रिक मूल्य है जिस पे मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों में बाजार कीमतों को शामिल करने की परिघटना को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जबकि इससे पहले फैक्ट्री के स्तर पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय से आशय क्या होता है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। यही चीज़ मैं बता रहा था, ध्यान देना कि अंतिम होनी चाहिए, मीडिएटरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने नोटबुक बनाने के लिए क्या किया, पेज के प्राइस को अलग जोड़ दिया, उसके बाहर के रैपर को अलग जोड़ दिया, उस पर प्रिंटिंग को अलग जोड़ दिया और फिर मैं नेशनल इनकम को काउंट कर रहा हूँ। ऐसा तो दोहराव होगा और प्रॉब्लम होगी। सिंपल पैटर्न क्या है कि अंतिम रूप से जब वो तैयार हो जाए और उस पर MRP लिख दी जाए। आप बहुत सारी वस्तुओं को देखोगे ऐसे लिखा होता है ना, खरीद के लेके आते हो MRP, और एक और छोटी सी लाइन लिखी होती INCL, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी इसमें हर प्रकार के टैक्सेस भी ऐड कर दिए गए हैं, सरकार के जितने भी GST टैक्स है, यानी अंतिम रूप से यही मूल्य है, इसके बाद और कोई इसकी मूल्य वृद्धि नहीं होगी। तो इसी को कहा जाता है अंतिम रूप से, चाहे वस्तुओं का उत्पादन कर रहा हो चाहे सेवाओं का।
अब जैसे कोचिंग पढ़ाना एक सेवा हो गई, आप अगर अपने दिमाग के साथ जो है कि कोई सर्विस दे रहे हो तो ये सारी सेवाएं हो गई, नहीं तो वस्तु है। क्लियर। अब यहाँ पे इनकी गणना की बात करें, हालांकि नेशनल इनकम के बारे में मैं मेंस वाले नोट्स में बहुत अच्छे से क्लास करा भी रहा हूँ, ठीक है, आप उसे देख लेना। यहाँ पर देखो लिख रहा है राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। मतलब मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल भाषा में MOSPI बोलते हैं, SPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको। और इसके अधीन NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो रहता है वही इसकी कैलकुलेशन करता है, NSO। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इन प्रोडक्ट गणना करने की 3 मेथड होते हैं। सिंपल सी बात है, जब नेशनल इनकम की हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम भारत के अंदर जितनी भी उत्पादन किए जाते हैं वस्तुओं का या सेवाओं का, अंतिम रूप से उसको कैलकुलेट करके ही हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट सामने लाते हैं। लेकिन उसे भी कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है उत्पादन विधि, यानी आपने भारत में जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया है आप उसकी टोटल मार्केट प्राइस को जोड़ लो तो आपकी नेशनल इनकम हो गई। जैसे मैंने कहा कि भाई आपने 10 प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन किया और आप उन 10 वस्तुओं को बेच रहे हो अलग अलग प्राइस पे, और टोटल प्राइस जितना भी आपको कलेक्ट होगा बेचने के बाद वो सारी आपकी इनकम हो गई। यानी इसी तरीके से देश की इनकम हो गई, राष्ट्रीय इनकम। दूसरी तरीके क्या हो सकते हैं? जो उत्पादन में लगे जो कारक आय होती हैं, जो 4 प्रकार की कारक आय होती है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, इनको जो सैलरी मिलती है यानी इनकी जो इनकम होती है, अगर हम इनको टोटल जोड़ दें तो भी आय विधि के माध्यम से हम GDP की गणना कर सकते हैं। भाई अगर आपने 12 वस्तुएं बनाई हैं और 12 वस्तुओं को आप जो बेचोगे तो आपको जितना भी इनकम मिला वो कहीं ना कहीं आपकी जो है कि क्या हो गई, आय हो गई। और अगर मैं उन सभी 12 वस्तुओं की आय को जोड़ दूं तो आपकी नेशनल इनकम हो गई कि नहीं हो गई एक तरीके से। या फिर आपने जितना उसका प्रोडक्शन करने पे जो प्राइस लिखी है, उत्पादन विधि। और तीसरा, जितना आपके पास पैसा आया है उन 12 वस्तुओं को बेचने के बाद आप उन पैसे को ज़मीन में नहीं गाड़ोगे, पेड़ नहीं उगाओगे, बल्कि उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम करोगे, व्यय करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे। तो हम व्यय विधि से भी पता कर सकते हैं कि भारत की जनसंख्या के पास कितना व्यय करने की क्षमता है। वो सारी की सारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, GDP कहलाता है। और नेशनल इनकम के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है उतना डिटेल से, फिलहाल तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें आपको आसान कर सकूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी इकोनॉमिक्स की मेंस क्लास को जितने भी अभी तक में 8 से 9 लेक्चर उसे ज़रूर देख लो, क्योंकि वो लेक्चर बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम को डायरेक्ट टारगेट करके नहीं किया जा रहा है। वो आपके UPSC में भी काम आएगा, UPPCS में काम आएगा, RO में काम आएगा, BPSC, उत्तराखंड, MPPCS, राजस्थान, सभी के लिए वो यूजफुल क्लास है, क्योंकि वो आपकी बेसिक क्रक्स वाली नोट्स है जो स्टैंडर्ड बुक से और NCERT से तैयार की गई है। आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि GDP की गणना कितनी विधियों से होती है? 3 विधि से, यानी प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या आती है असंगठित क्षेत्र, क्योंकि जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, असंगठित क्षेत्र, इसमें कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का, कितनी मात्रा में इसका व्यय हो रहा है, कितनी मात्रा में इसकी आय हो रही है, इसका कोई स्टैटिक डाटा हमारे पास नहीं होता है, सही सटीक डाटा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसे सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और ये असंगठित क्षेत्र एक समस्या को क्रिएट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों अगर दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय में दोनों में दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित होगी। भाई अगर मान लो आपकी इनकम, मान लेते हैं कि आज अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और उन 1000 रुपये में आपकी सब्जियों का खर्चा जो महंगाई है वो 700 रुपये है, और अगर 1 साल बाद आपकी इनकम जो है कि मान लो 2000 रुपये हो गई, ठीक है, और सब्जियों का खर्चा भी कितना हो गया, 1400 रुपये डायरेक्ट हो गया, मतलब कि डबल हो गया, 1400 रुपये, तो क्या ये अपरिवर्तित हुई, वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 1000 रुपये में भी हम 700 रुपये खर्च कर रहे थे 70%, और 2000 रुपये होने पर भी हम 70% ही खर्च कर रहे हैं। कोई भी हमारा इनकम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्टैटिक रूप से पड़ा हुआ है कि ना तो कोई वृद्धि ना ही कोई घाटा हो रहा है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन
जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिए, हम इन पर बात करते हैं। क्या सुझाव दिए इन्होंने? जैसे इसे जन उन्मुख होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसे जन उन्मुख होना चाहिए, मतलब जनता की कल्याण के लिए सारी नीतियां होनी चाहिए, सारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम लोग कह सकते हैं वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। और इसमें अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा गरीब है उसकी आर्थिक रूप से सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब उसको सरकार के द्वारा मुफ्त में इलाज दिया जाना चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत की योजना पर दिया जा रहा है। मुफ्त में उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत उसे शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। उसके हर प्रकार के इंश्योरेंस होने चाहिए, उसे पेंशन भी दी जानी चाहिए। बहुत सारे असंगठित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के द्वारा पेंशन की भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, कर्मयोगी पेंशन योजना, श्रम मानधन योगी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं। तो अमर्त्य सेन का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह विचार भी था। साथ ही साथ उन्होंने कहा विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पैरेलल जो है कि चलती रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरनेशनल संस्थाओं के नियंत्रण में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल ना करें, क्योंकि हम एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है और हमारी संप्रभुता का बचाव होना चाहिए। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण सुझाव अमर्त्य सेन जी ने दिए हैं। अगला पॉइंट है आपका, क्या पूछा जा रहा है कि यह विचार, क्या पॉइंट है यहाँ पर कि यह विचार भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए किया गया। ये अमर्त्य सेन ने कहा था कि हमें वस्तुओं पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें व्यक्तियों के कल्याण पर फोकस करना चाहिए, और ये अमर्त्य सेन ने दिया था। और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या करा है, राजकृष्ण द्वारा प्रस्तुत मतलब प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय या GDP से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर टर्म्स का प्रयोग किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए राजकृष्ण द्वारा। और ये पूछा जाता है किस संबंध में है, तो बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, मतलब ऑप्शन आता है कि हिंदू जनसंख्या की वृद्धि को ही, यानी हिंदुओं की जो जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी को हिंदू वृद्धि दर कहते हैं क्या, तो ये गलत है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय या GDP से संबंधित, क्योंकि इकोनॉमी में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसा फेज भी रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदुओं के द्वारा दिया जा रहा था, अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को देते हुए, तो इसीलिए इसको हिंदू वृद्धि भी कहा जाता है। वहीं आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है, यानी कि जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना चाहिए, मतलब महंगाई होनी चाहिए। और अगर आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है तो ये मान के चलो कि आपके देश में आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है कि आप आज भी 20 रुपये किलो आलू बेचते हो एग्जाम्पल के तौर पे, और आप 2 साल बाद भी 20 रुपये किलो आलू बेच रहे हो, तो क्या आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है क्या? जब आपकी ही ग्रोथ नहीं हो रही है, आप 20 रुपये किलो ही आलू बेच रहे हो, तो भाई देश की कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपकी विकास से ही तो देश का विकास होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि 20 रुपये के आलू इस साल जो है कि 20 रुपये किलो बिक रहे हैं, अगली साल जो है कि 24 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये बिके, फिर उसके अगले साल 27, 28, 30 रुपये तक पहुँचे। यानी हर साल थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से इन्फ्लेशन होती रहनी चाहिए, जिससे व्यापारी को भी फायदा हो और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होना चाहिए। और ये मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक में डिटेल से पढ़ाया भी है आपको इकोनॉमी के मेंस वाले नोट्स में। अब यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी कि हम इसे कहते हैं इस तरीके से GDP फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अब यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, अब केवल GDP को मार्केट प्राइस पर ही जो है कि काउंट किया जाता है। और इसीलिए जब GDP को केवल मार्केट प्राइस पे ही काउंट किया जाता, तो केवल अब GDP लिखा जाता, मार्केट प्राइस भी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम, और इसमें से माइनस कर दो मूल्यह्रास। कहने का मतलब क्या हो गया कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर बात कर रहा है दोस्तों, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसके लिए हमेशा आपको GNP माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। सिंपल बात समझिए आप, अगर आपको ग्रॉस एडिशन से, ग्रॉस से अगर आपको नेट पर आना है तो डेफिनेटली इसमें आपको कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन करना ही पड़ेगा, तभी आप नेट को प्राप्त कर पाओगे। जैसे
कई बार आपने सुना होगा कि भैया आपकी जॉब लग गई, आपकी सैलरी कितनी है, तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरी सैलरी 55,000 रुपये है, लेकिन मुझे काट पीट कर, क्या काटते पीटते भाई, इन हैंड कितनी आती है, वो कहता है मेरे को 48,000 रुपये आती है, यानी लगभग 7,000 रुपये मेरे काट लिए जाते हैं। तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है 55,000, लेकिन उसको नेट कितनी मिल रही है 48,000। क्या डेप्रिसिएशन हो गया 8,000 रुपये का, 7,000 रुपये क्या डेप्रिसिएशन हुआ, इसमें फीस, इनकम टैक्स, बहुत सारी चीज़ें जो फंड वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें पेंशन वगैरह काट ली जाती है। इसका मतलब है कि ग्रॉस से आप नेट पर आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका हरास भी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आईफोन खरीदा 1.5 लाख रुपए का, 1 साल बाद आप उसे बेचने जा रहे हो तो उसमें डेप्रिसिएशन हो गया 50,000 रुपये का, क्योंकि भाई 50,000 रुपये इसकी कीमत घट गई और आप 1 लाख रुपए का बेच रहे हो, जो कि आपकी नेट कीमत प्राप्त हो रही है। तो यही वो कह रहा है कि बाजार मूल्यों पे अगर आप एनएनपी निकालने की बात कर रहे हो, हालांकि इसको मैं इकोनॉमी की क्लास में बता भी दूंगा अपने जो मेंस के नोट्स हैं, कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, तो डेप्रिसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एनएनपी मिल जाएगा। तो सिंपल भाषा में सीख लो, कहीं पर भी अगर आपको ग्रॉस से नेट निकालने के लिए कहा जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ आपको घटाना पड़ेगा, जिसे हम लोग मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, जिससे आप इजीली पहुंच सकते हो किस पे, नेट। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है, नेक्स्ट है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से जब आप घिसावट करोगे, यानी कि कोई ना कोई व्यय करोगे, घिसावट व्यय को, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, तब हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। या फिर अगर आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी देख सकते, जैसे यहाँ पर यह भी लिखा होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के लिए क्या लिखा, जीएनपी में से आप घिसावट व्यय को तो माइनस कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो एनएनपी के लिए। जैसे अब यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में रह के काम करते हैं, चाहे वो किसी भी अमेरिकी कंट्री में, यूरोपीय देशों में या अरेबियन कंट्रीज़ में रहते हैं, एशियाई देशों में रहते हैं, तो वहाँ से मान लो कि वो 500 रुपये कमा कर लाते हैं। लेकिन हमारे भारत में भी तो कुछ विदेशी रहते हैं अलग अलग देशों के, और वो यहाँ से भारत से कमा के ले जा रहे हैं लगभग 250 रुपये, चलो 250 नहीं मानते हम इसे, 300 रुपये मान लेते हैं, वो 300 रुपये यहाँ से कमा ले रहे हैं। तो भाई ये भी तो अपने देश लेके जा रहे हैं, जैसे भारत वाले यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो हम क्यों ना 500 रुपये में से 300 रुपये को माइनस कर दें जो विदेशों से ही संबंधित है, तो हमारे पास कितना बच गया, 200 रुपये बच गया, और यही हमारी शुद्ध इनकम हो गई विदेशों से प्राप्त वाली, क्योंकि हमने माइनस भी कर दिया। तो ये एनएनपी का मेथड होता है। अब यहाँ पे एक खुली हुई अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, जिसे वाई से डिनोट किया जाता है, जिसमें CIGXM का क्रमशः अर्थ क्या है, मतलब अर्थ है क्या, उपभोग से संबंधित निवेश, सरकारी खर्च, कुल आयात, यानी सिंपल सी बात है, वाई का मतलब हो गया आपका नेशनल इनकम, सी का मतलब हो गया आपका कंज्यूमर व्यय, आई का मतलब हो गया आपका इन्वेस्टमेंट व्यय, जी का मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और XM का मतलब हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एक्जिम, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो गया, निर्यात आयात से संबंधित हो गया। ये इनकी शब्दावली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और जीएनपी व प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें जीडीपी का भी ध्यान रखेंगे, जीएनपी का भी ध्यान रखेंगे, और वह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि कितनी हो रही है, इन सभी को ध्यान रखते हैं जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, अगर हम एन पर आ रहे हैं, जैसे जीडीपी से अगर हम बात करें किस पे आते हैं, एनएनपी पे आते हैं, ठीक है, मतलब एनडीपी पे आते हैं, ठीक, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर डी से एन पे आ रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पर आ रहे हैं, तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ता है क्या, डेप्रिसिएशन और NFIA यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय जो विदेशी आय होती है वो भी। हालांकि यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी मेंस की क्लास को देख लो, वहाँ पे नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से मैं समझा भी रहा हूँ, और उसकी जो बची हुई क्लास है वो भी आ जाएगी। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना होता है। कहने का मतलब है कि जब हम नेशनल इनकम की, नेशनल जो जीडीपी होता है, ग्रॉस जीएनपी कह दो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हो, तो उसमें श्रम की भागीदारी कम होती है। अगला है यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए हुए, जैसे आर्थिक विकास की अगर हम बात करेंगे तो संरचनात्मक परिवर्तन होगा तभी आर्थिक विकास होगा। आर्थिक वृद्धि की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद होगा। कहने का मतलब हो गया जो विकास होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है, ये आपकी गुणात्मकता से संबंधित है, यानी कि गुणात्मक वैल्यू होती है कि जब व्यक्ति की जीवन शैली
खान पान, व्यवहारिक स्तर पे परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन जब आपकी केवल मात्रात्मक रूप से इकोनॉमी भाग रही होती है, भाई हमारी जीडीपी 7% के हिसाब से चल रही है, 8% से ग्रो कर रही है, हमारे पास इतनी इनकम क्रिएट हो रही है, तो ये मात्रात्मक ग्रोथ होती है और जिसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के फॉर्म में काउंट किया जाता है। संपोषित विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित होता है, और जीवन की गुणवत्ता का मतलब होता है जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गया, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बूम एक वर्ड होता है, ठीक है, जो शेयर मार्केट से संबंधित होता है और मार्केट से भी होता है, जैसे तेजी, सुस्ती, मंदी, सुधार, ठीक है। तेजी का मतलब क्या होता है? बूम की स्थिति होती है। बूम मतलब जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे प्राइस सबसे अधिक हो जाता है। बृहद स्तर पे बढ़ती हुई आय, उत्पादन और रोजगार के साथ उच्च स्तर पे व्यावसायिक कार्यकलाप, यानी कि बहुत तेज़ी से इनमें ग्रो हो रही है। सुस्ती का मतलब धीमी गति से व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन और रोजगार में क्रमशः गिरावट आ रही होती है। मंदी का मतलब होता है अल्प रोजगार और बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, यानी रोजगार मिल भी रहा है तो अल्प स्तर के लिए मिल रहा है, अल्प रोजगार। साथ ही साथ आप देखो कि बेरोजगारी का भी अभूतपूर्व स्तर होता है और आय, उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट होती है। सुधार की बात करेंगे तो मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हम अलग से बात करते हैं, एक मेल्ट डाउन कंडीशन पूछी जाती है दोस्तों कई बार, ठीक है। मेल्ट डाउन किसे कहते हैं? आपने अगर नहीं सुना है तो समझ लीजिए। मेल्ट डाउन का मतलब होता है जब आपकी प्रतिभूतियों एवं बंधपत्रों की गिरावट की स्थिति होती है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जिसकी डिमांड लगातार कम हो रही होती है, आम पब्लिक उसे नहीं खरीद रही होती है और इनकी गिरावट की स्थिति को दर्शाती है। अच्छा, कब ऐसी स्थिति होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? प्रतिभूति क्या होती है? सिक्योरिटीज़ सामान्यतः बाजार से पैसे को ग्रहण करने यानी कि पैसे को कलेक्शन करने का एक मेथड है। जैसे जब सरकार को लगता है कि सरकार के पास बहुत घाटा है और उसे आम पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, तो सरकार क्या करती है, एक प्रिंटिंग प्रेस से अपने कहती है भारतीय संस्थान के कि भाई यहाँ पे लिखो भारत सरकार और प्रतिभूति लिख दो 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 15 करोड़ ऐसे करके, और उसे बैंकों के माध्यम से लोगों के बीच में बेचना शुरू करो और बदले में उन्हें 10%, 8%, 4%, 5%, 6% की प्रॉफिट भी उन्हें दो 1 साल 2 साल में, ठीक है। और अगर प्रॉफिट अगर आप नहीं दोगे तो कोई भी व्यक्ति इतनी महंगी सिक्योरिटी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब तक आप उसे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। तो यही होता है मेल्ट डाउन, जब लोगों के बीच में प्रतिभूतियों की भी गिरावट होने लगती है, यानी लोग उसे नहीं खरीदते हैं। वहीं एक टर्म्स आती है रिसेशन, यानी मंदी की बात करते हैं जब व्यावसायिक और औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति होती है और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति होती है, मतलब धीरे धीरे आपकी आर्थिक गतिविधि सुस्त होती चली जाती है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर आप बात करो अंदर और बाहर का मतलब क्या है कि हमारी जो आंतरिक जनता, मतलब कि जो हमारी इंटरनल गवर्नमेंट है और इंटरनल जो स्टेट्स हैं, बॉडी है, एनजीओ है, वो भी भारतीय आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं लगातार, और साथ ही साथ विश्व स्तर पे भी हमारी आर्थिक नीतियों की कई बार आलोचना होती है। और आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित होती है, क्योंकि 1991 की आर्थिक नीति के समय हमारी बहुत आलोचना होती थी। अब यहाँ पे 1991 की आर्थिक नीति की बात करें तो इसको 1991 में अपनाया गया था और मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण को अपनाना, निजीकरण को अपनाना, वैश्वीकरण को अपनाना, जिसको इन शॉर्ट एलपीजी भी बोलते हैं। एलपीजी सिलेंडर नहीं बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जब भारत के पास केवल 15 दिनों के लिए फॉरेन करेंसी थी, फॉरेक्स था यानी कि गोल्ड मतलब फॉरेन रिजर्व था, और भारत 15 दिन से अधिक का कोई भी वस्तु आयात नहीं कर सकता था, ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी आपके वित्त मंत्री थे, और इनके द्वारा जब ये नया मॉडल दिया गया तो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन सभी के द्वारा हम पे दबाव बनाया गया कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में बाहरी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को आने के लिए रास्ता दें, जगह दें, ताकि वो आपके यहाँ अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें और आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रो करें। इसीलिए हमने इस पैटर्न को अपनाया और 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति को घोषणा कर दी गई और नरसिम्हा राव जी की उस समय सरकार थी। 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, यानी 18 उद्योग छोड़ दिया तो बाकी आप कोई भी उद्योग लगाना चाहो, चाहे विदेशी कंपनी लगाए चाहे भारतीय कंपनी लगाए, अब उसे सरकार से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, और इसी को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
कि भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो क्रियात्मक पहलू थे, एक तो स्थिरीकरण और दूसरा संरचनात्मक समायोजन, जिसको सैप भी बोला जाता था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि हमें आईएमएफ के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जब तक आप सैप प्रोग्राम को नहीं निभाओगे, संरचनात्मक समायोजन नहीं करोगे अपनी अर्थव्यवस्था की नीति में, तब तक हम आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकते हैं। और इस तरीके के हमारे ऊपर दबाव बनाए गए थे, तब जाके हमने मजबूरी में ऐसी व्यवस्था को अपनाया और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को थोड़ा ओपन किया, विदेशी कंपनियों को आने के लिए जगह दी, इन्वेस्टमेंट को आने के लिए स्वीकृति दी और बहुत अधिक मात्रा में फिर एफडीआई भी भारत में आने लगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी ओरिजिनली जो है कि मैं बताऊं तो पूरा डिटेलिंग के साथ आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूं। इतना डिटेलिंग तो आपको इकोनॉमिक्स के घटना चक्र में भी नहीं मिलेगी, और घटना चक्र अगर आप पढ़ोगे भी ना तो किताब है वो बोलती नहीं है। आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी, कॉन्सेप्चुअल समझ होगी इकोनॉमी की, तब तो आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप केवल बस उसे रटोगे और आगे बढ़ जाओगे। जबकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक स्टैंडर्ड नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी इंक्लूड करते हुए चल रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें मुद्रा स्फीति नियंत्रण, राजकोषीय समायोजन और फिस्कल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, और भुगतान संतुलन के क्षेत्र शामिल है। कहने का मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण लाने का मतलब क्या हो गया कि आप एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, और फिस्कल डेफिसिट जो आपकी सरकार का राजकोषीय घाटा हो रहा है उसे कंट्रोल करो, और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं, इसको भी आपको सही करना है, इसमें भी सुधार करना है। संरचनात्मक में क्या किया गया, संरचनात्मक जो समायोजन था SAP यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, इसमें अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष या आपूर्ति पक्ष या सप्लाई चेन कह दो, इसके प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें व्यापार और पूंजी प्रवाह में सुधार किया गया, औद्योगिक विनियंत्रण किया गया, विनिवेश और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। अगले पॉइंट को देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत यानी कि पायोनियर किसको कहा जाता है, मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। जब वो 1991 में मनमोहन सिंह जी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री थे, आगे चल के वो यूपीए की सरकार में 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री का भी पद उन्होंने सुशोभित किया। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के जीडीपी में कई गुना वृद्धि तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान में बृहत परिवर्तन के बावजूद भी भारत की व्यावसायिक संरचना कमोबेश स्थिर बनी हुई है। इसका कारण निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख हो रहा है। कहने का मतलब है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है 1947 में, लगभग आज 70 ईयर्स हो गए, उसके बावजूद भी जीडीपी में आप देखोगे कई गुना वृद्धि हो रही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो व्यावसायिक संरचना वो लगातार स्थिर बनी हुई है, क्योंकि इनमें आप देखोगे जो निवेश का प्रतिमान है वो प्रधान उद्योगों की तरफ तो है, जो कोर इंडस्ट्रीज है, बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगले पॉइंट को कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय क्या होता है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास पिछले साल मान लो कि पिछले साल आपको हर महीने की तनख्वाह 30,000 रुपये मिलती थी और अब आपको तनख्वाह मिल रही 50,000 रुपये, तो आप कहोगे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई, 50,000 रुपये का आपका लेवल तो हो गया, 30,000 से 50,000 रुपये पे कमाने पर आ गए। लेकिन आज भी आपके डेवलपमेंट की बात करें, अगर आर्थिक विकास की, तो आज आप क्या कर रहे हो, आज भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आज भी आप सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हो, आप आज भी जो है कि सरकारी परिवहनों का प्रयोग कर रहे हो, या यूँ कहें कि आपके खान पान की शैली भी आज भी उसी तरीके से घिसी पिटी पुरानी है, जिसमें पोषक तत्व या पौष्टिक आहार की कमी देखने को मिलती है। तो आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ आपका, केवल आपकी ग्रोथ बढ़ी है, आपकी इनकम बढ़ी मात्रात्मक रूप से। तो यही कह रहा है कि किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि, यानी मान लो एक साल में जो आय की इंक्रीमेंट होती है उसी को कहते हैं। जैसे यदि आपकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, क्योंकि ये सभी मात्रात्मक होते हैं। परंतु अगर आर्थिक समृद्धि की माप के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की इनकम में लगातार इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भाई आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कितनी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है किसी देश में जीवन स्तर को प्रतिबिंबित किया था प्रति व्यक्ति आय से, किसी व्यक्ति के पास जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से तो उस व्यक्ति का जीवन स्तर निर्धारित होगा।
अब सिंपल सी बात है, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में रह के तैयारी कर रहे होंगे, जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। ऐसे शहरों में अगर आप रह रहे हो, जयपुर वगैरह में, भोपाल में, तो डेफिनेटली आप अभी स्टूडेंट हो तो होगा कि आप लोग खाना वाना खाते होगे तो क्या करते होगे, छोटे छोटे होटल पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे ऐसे खा लेते होगे। लेकिन जैसे ही आप IAS अधिकारी, SDM, IPS ऑफिसर बन जाते हो, आपका लेवल तुरंत चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आपके जीवन में गुणवत्ता आ जाती है। फिर आप 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, स्टारबक्स में कॉफ़ी पीते हो, CCD में कॉफ़ी पीते हो, फिर वो ठेले की कॉफ़ी नहीं पीते 10 रुपये की, है ना। तो ये जो चेंजेस आते हैं यही आपकी क्वालिटी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाती है, जो प्रति व्यक्ति आय से होती है। क्योंकि पहले आप बेरोजगार की श्रेणी में थे और अब आप एक बड़े ऑफिसर बन गए, जो कि रोजगार के साथ साथ एक रुतबा भी है, पद भी है, और इसके कारण आपके पास इतनी इनकम हो चुकी है कि आप अब CCD और स्टारबक्स की कॉफ़ी पी सकते हो। किसने किसने CCD और स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने रुपए की आती है दोस्तों ये भी बता देना। मैंने सुना है कि शायद 400 या 500 से स्टार्टिंग होती है, बस मैंने सुना है, कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अभी मेरा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, डेवलपमेंट तो बहुत चीज़ की रही। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था, जब उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी गई थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो धन निकासी का सिद्धांत दे रहे थे उस समय 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, PC महालनोबिस जी थे, और उसमें सदस्य DR गॉडगिल जी और VKRV राव भी इसमें शामिल थे। फिर आगे देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना VKRV राव द्वारा किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO का गठन 1951 में किया गया था दोस्तों, और राष्ट्रीय आय की यही गणना करता है। 2019 में क्या किया गया कि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को और NSSO को यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मिलाकर एक नई संस्था बना दी गई, जिसका नाम दिएगा NSO। कंफ्यूज मत होना CSO और NSSO में। देखो CSO का मतलब होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, और NSSO का क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया, NSO गठन कर दिया गया 2019 में। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा किया जाता है कि कितना हमारे यहाँ वैल्यूएशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है उसी को हम आधार वर्ष कहते हैं। जैसे रियल GDP के लिए हम 2011-12 की गणना करते हैं। जैसे आज अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं रियल GDP पे, तो इसका मतलब है 2011-12 में जो प्राइस थी और 2024 में आज प्राइस कितनी हो गई है, वो 2011-12 के बेस पर। तो हम देखते हैं कि कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया। एक तो आधार वर्ष को चेंज किया गया नेशनल इनकम के काउंटिंग में, 2004-5 से हटाकर 2011-12 कर दिया गया नेशनल इनकम की काउंट करने में। वहीं GDP के स्थान पे अब GVA की गणना की जाएगी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जगह हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना करेंगे कि नेशनल इनकम में जितने भी अलग अलग स्टेप पे आप जो वैल्यू एडिशन करते हो उनको काउंट करके लास्ट में मौद्रिक आय निकलेगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, किसी भी देश की आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, जिससे समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और भारत सरकार सूक्ष्म और बृहद आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित भी कर रही है वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बृहद आर्थिक विषय कौन से हो सकते हैं जिस पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। जैसे चालू खाते में जो घाटा हो रहा है जिसको हम लोग कैड बोलते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जिसको हम लोग FD बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी दर, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, निवेश में वृद्धि, इन सभी मुख्य विषयों पर ध्यान दे रही है सरकार। क्या कर रही है कि चालू खाते के जो घाटे को लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है, राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्रास्फीति को 4+-2 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय आय को इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, बेरोजगारी दर कम करने पर, भुगतान संतुलन को बैलेंस करने के लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है। और सूक्ष्म आर्थिक विषय कौन कौन से, जैसे फर्म उद्योग जो आपके इंडस्ट्रीज़ है, व्यक्ति के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, उपभोग, वितरण, मूल्य निर्धारण, इन सब पर भी भारत सरकार काम कर रही है। अब यहाँ पे पूंजी निर्माण कई बार आ रहा है, ये शब्द कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की या संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है।
भाई पूंजी निर्माण अगर आपको करना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो कहीं ना कहीं बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभाविता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने देश में अपने अकाउंट में बचत नहीं कर रहा है, तो बैंकों में जो वित्तीय संस्थान है उसके पास जब बचत नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, तो कहाँ से जो है कि इन्वेस्टमेंट को बुला सकेगा। इसीलिए बचत होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ईजिली हो सकेगी, जिससे क्या होगा, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और इसके लिए निवेश सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि घटक हो जाता है। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी हुई पूंजी की मात्रा को क्या कहते हैं, पूंजी उत्पाद कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगले पॉइंट पे, सीधे हम देखते हैं यहाँ पर कि जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो COR अगर हम बात करें अधिक होता है, इसका अर्थ है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है और एक इकाई के उत्पादन हेतु अधिक पूंजी का उपयोग किया जा रहा है COR के रिगार्डिंग। मतलब क्या हो गया इसका कि देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मुझे अगर एक पेन बनानी है और एक पेन बनाने के लिए जो भी बेसिक मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो सारा का सारा मैं ले आया हूँ, मेरे पास रॉ मटेरियल के रूप में पेन हो गए, कवर हो गए, इंक हो गई, मशीन हो गई, सारी चीज़ें, और मैंने एक पेन बनाने के बाद 10 रुपये उसकी कीमत रखी। लेकिन दूसरा पेन बनाने के लिए, जिसको मुझे 10 रुपये में ही बेचना है, लेकिन दूसरा पेन बनाने के लिए मुझे केवल और केवल 1 रुपये की वैल्यू एडिशन की गई। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा COR अधिक अच्छा है, यानी हमारा दक्ष अधिक है। लेकिन अगर दूसरा पेन बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा COR कम दक्ष है और मुझे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है, यानी कि अगर किसी उत्पाद को बनाने में आपकी पूंजी ज़्यादा ऊंची लग रही है, ज़्यादा अधिक रुपए लग रहा है, तो उस अर्थव्यवस्था में अधिक बचत और अधिक निवेश से भी अत्यधिक उत्पादन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक पेन बनाने के लिए मुझे बेसिक स्तर पर 10 रुपये का खर्चा लगा और मैंने एक पेन बना लिया। तो भाई एक बार मैंने सारा मशीनरी तैयार कर लिया, रॉ मटेरियल सारा कुछ रख लिया, तो मुझे अगर अगला दूसरा पेन बनाना पड़े तो मुझे अगर फिर से लगभग 5-6 रुपये का खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे उच्च पूंजी लगानी पड़ रही है, तो मेरे पास उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा। अगर यही 2 ही रुपये लगे या 1 रुपये या 2.5 रुपये लग के अगला पेन तैयार हो जाए, तो मेरा डायरेक्टली 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है ना। मैं 10 रुपये में तो बेचूंगा ही, लेकिन 2 रुपये में बन गया होता, तो इसका मतलब है कि मेरा COR बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण होते हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पर कैपिटा इनकम जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, उसके पीछे 2 कारण, एक उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि जो हमारा हाई लेवल पर जो है कि COR है, यानी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है अगर हम किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा अधिक मात्रा में पैसा खर्च करें। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक व्यक्ति को कम हिस्सा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 100 रुपये आपके पिताजी ने आपको दिए कि बेटा ये 100 रुपये ले लो, ठीक है, और आपको कह दिया गया कि आपको अपने 3 भाइयों में बांट लेने हैं, तो एक भाई को कितना मिलेगा, 33 रुपये, दूसरे को कितना मिलेगा, 33 रुपये, तीसरे को कितना मिलेगा, 33 रुपये। और यही अगर आपका कोई दूसरा दोस्त हो और उसको भी पिताजी ने 100 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर उसके भाई की कोई संख्या नहीं, यानी उसके घर में कोई जनसंख्या है ही नहीं, तो वो 100 रुपये किसको मिल गए, अकेले आपके दोस्त को मिल गए। और आपको कितने मिले आपके दोस्त की अपेक्षा, 33 रुपये, यानी आपका दोस्त 67 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है आपसे पॉकेट मनी के तौर पे। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी अधिक जनसंख्या करोगे उतनी हिस्सेदारी बढ़ेगी और हर व्यक्ति के हिस्से में कम पैसा आएगा। मान लेते हैं कि भारत सरकार की जो नेशनल इनकम है वो 1 लाख रुपये है। कितनी है दोस्तों, वो 1 लाख रुपये है। अब इस 1 लाख रुपये को अगर आपको डिवाइड करना है लगभग मान लो 100 लोगों से, तो एक व्यक्ति को कितना मिल गया, एक व्यक्ति को लगभग 1000 रुपये मिल गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यही चीज़ आप डिवाइड करो 1000 लोगों में, तो आप देखोगे एक व्यक्ति को केवल 100 रुपये मिल पा रहे हैं। यानी जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही हमारी धीमी स्तर पर वृद्धि होगी पर कैपिटा इनकम में। अब यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के प्रमुख कारण, जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे प्रमुख राज्य माना जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या का, और साहसीपन का अभाव भी है यहाँ पे, यानी उद्यमशीलता का अभाव है, एंटरप्रेन्योरशिप का अभाव है। आप देखो ना, आप खुद तैयारी कर रहे हो तो या तो आप यूपी से हो या बिहार से हो, कहने का मतलब है कि यूपी बिहार वाले या तो मजदूरी कर लेंगे या फिर सरकारी नौकरी की कोशिश करेंगे। कोई छोटे छोटे स्टार्टअप, बिजनेस, ये सब चीज़ें नहीं लगाना चाहते। उनको लगता है हमारे पास एक तो पैसा नहीं है 5 लाख रुपया कि हम बिजनेस शुरू कर लें, और दूसरा क्या पता न चले, ज़मीन बेच के अगर हम 5 लाख रुपये कोई बिजनेस चलाना भी शुरू करें और न चले तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस डर की वजह से, इस साहसपन के अभाव की वजह से हम उद्यमशीलता नहीं रखते, और अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं भी हैं, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जनसंख्या में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, मूल्यों में भारी बढ़त और कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, और ये सारे फैक्टर जो है कि इसके लिए योगदान देते हैं। यहाँ पे हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहेगा, आखिरी टॉपिक रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका रह रहा था? सर्वाधिक जो हिस्सा था वो घरेलू क्षेत्र का था, लगभग 22.2। अब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे चाहे 22-23 का हो या अभी जो 23-24 का पेश किया गया है परसों ही, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है उसमें भी आपका जो बचत होगा वो सबसे अधिक घरेलू क्षेत्र का होता है, उसके बाद निजी निगम क्षेत्र के होते हैं और लास्ट में होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के। तो ये कोई परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखो ना इतना बड़ा मार्जिन है, 10% से 22% तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। किसको? निजी निगम क्षेत्र को। तो ये मान लो इकोनॉमिक सर्वे चाहे 22-23 हो चाहे 23-24 हो, इन्हीं का माना जाता है। तो यहाँ तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और नेशनल इनकम को कंप्लीट कर लिया। अगला यहाँ पर हमारा चैप्टर रहेगा सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपको इसकी क्लास कल मिलेगी। रेगुलर अब आपकी इसकी क्लास आएगी और कोशिश करूंगा कि 10 से 12 क्लास में ये पूरी इकोनॉमी आपकी कंप्लीट हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके इसकी पेड PDF को परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।